गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। साइंस क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम 10वीं कक्षा विज्ञान के 10 नंबर चैप्टर जो विद्युत धारा है उसके लघुत्तरात्मक प्रश्न उनके बारे में चर्चा करेंगे। इन प्रश्नों को आप ध्यान से समझना और इनके उत्तर याद करने की कोशिश करना। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। प्रश्न नंबर 1 में पूछा है, प्रतिरोधों के श्रेणीक्रम संयोजन व समांतर क्रम संयोजन में क्या अंतर है। तो देखना, दो प्रकार के क्रम संयोजन होते हैं, एक श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा समांतर क्रम संयोजन। तो इन संयोजनों की आप पहचान भी आसानी से कर सकते हो। जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है, देखो नाम ही है श्रेणी क्रम, यानी उसमें जो प्रतिरोध तार होते हैं एक सीधी लाइन में व्यवस्थित होते हैं। जैसे पहला प्रतिरोध तार है, पहला प्रतिरोध तार R1 है, इसका ये पहला वाला सिरा है। ये तो देखो आप, बैटरी के धन सिरे से जुड़ा है यहाँ पर प्लस से। और पहले प्रतिरोध तार का दूसरा वाला सिरा ये दूसरे प्रतिरोध तार के पहले सिरे से, और दूसरे प्रतिरोध तार का दूसरा सिरा है तीसरे प्रतिरोध तार के पहले सिरे से जुड़ा है। तीसरे प्रतिरोध तार का दूसरा सिरा कुंजी से होते हुए बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा है। तो यह श्रेणीक्रम संयोजन है। आसान शब्दों में इसकी परिभाषा आप इनसे ही कर सकते हो। यहाँ पर 3 प्रतिरोध तार ले लिए, तो पहले प्रतिरोध तार का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध तार के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध तार का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध तार के पहले सिरे से जुड़ा हो, तो ऐसा क्रम संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। इस समांतर क्रम संयोजन में देखना, समांतर समान अंतर है इनमें। पहला दूसरा तीसरा तीनों प्रतिरोध तारों का जो पहला सिरा है यह किसी एक बिंदु से जुड़ा है, और इन तीनों प्रतिरोध तारों का ये दूसरा वाला सिरा है यह किसी अन्य बिंदु से जुड़ा है। तो ऐसा जो क्रम संयोजन होता है उसे समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। देखो, इस श्रेणी क्रम संयोजन में जो धारा का मान है वो प्रत्येक प्रतिरोध तार में समान होता है। R1 प्रतिरोध तार है, इसमें भी धारा क्या होगी, I। R2 में भी I, R3 में भी धारा I प्रवाहित होगी। जबकि समांतर क्रम संयोजन है, इसमें देखो कि जो धारा है यह तीनों प्रतिरोध तारों में बट गई है इधर। तो R1 प्रतिरोध तार है, इसमें धारा का मान I1 हो जाएगा। R2 प्रतिरोध तार में I2, R3 प्रतिरोध तार में धारा का मान I3 हो जाएगा। तो यूँ कह सकते हैं श्रेणीक्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध तार में धारा का मान समान रहता है, जबकि समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध तार में धारा का मान अलग अलग होता है। और क्या अंतर है इनमें, श्रेणीक्रम संयोजन में धारा का मान समान है तो विभवांतर अलग अलग हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं श्रेणीक्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध तार में विभवांतर का मान अलग अलग होता है। और समांतर क्रम संयोजन है, इसमें प्रत्येक प्रतिरोध तार में विभवांतर का मान समान होता है। R1 में भी V, इसमें भी V, इसमें भी V। और श्रेणी में क्या हो जाएगा, R1 में V1 विभवांतर, इसमें V2 और R3 में V3 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग इन समांतर क्रम और श्रेणी क्रम संयोजन में अंतर कर सकते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का जो सूत्र होगा वो होगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश 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 RN। और समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध निकालने का सूत्र होगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डैश 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 1/RN। और श्रेणी क्रम संयोजन में तारों को कब लगाते हैं, जब किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध का मान बढ़ाना हो तब श्रेणी क्रम संयोजन में लगाएंगे। और समांतर क्रम संयोजन में कब लगाते हैं, जब किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध का मान घटाना हो तब समांतर क्रम संयोजन लगाया जाता है। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होगा, प्रतिरोध का मान है वो बढ़ जाता है तो धारा का मान है वो घट जाएगा। और समांतर क्रम संयोजन है, इसमें प्रतिरोध का मान घट जाता है तो धारा का मान है वो प्रतिरोध जोड़ने पर कम होता है तो धारा का प्रवाह बढ़ जाता है। और श्रेणी में क्या होता है, प्रतिरोध बढ़ जाने से धारा का मान हो घट जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न लेते हैं, विद्युत शक्ति किसे कहते हैं, इसके लिए आवश्यक सूत्र लिखिए। देखो, विद्युत शक्ति हिंदी में लिखें तो विद्युत शक्ति बराबर क्या होगा, कार्य बटा समय, या यूं कहे एकांक समय में किया गया कार्य विद्युत शक्ति कहलाता है। विद्युत शक्ति बराबर क्या होगा, कार्य बटा समय, या पावर बराबर हो गया वर्क बटे टाइम। तो एकांक समय में किया गया कार्य होगा विद्युत शक्ति कहलाएगा। ठीक है, और इसका मात्रक क्या होगा, क्योंकि कार्य का मात्रक होता है जूल, ठीक, और समय सेकंड, तो हो गया जूल बटा सेकंड, या इसका ऐसा ही मात्रक है वाट।
इसके बाद हम अगला करते हैं। दो प्रतिरोध तार एक ही पदार्थ के बने हुए हैं। दो प्रतिरोध तार हैं वो एक ही पदार्थ के बने हुए हैं। इनकी लंबाइयाँ समान है, लंबाई समान है, एक ही पदार्थ के बने हुए। इनके अनुप्रस्थ कांटों के क्षेत्रफल का अनुपात 2:11 है। तो इनके प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो, प्रतिरोध का अनुपात निकालना है। पदार्थों की लंबाई समान है, ठीक है, प्रकृति समान है, अनुप्रस्थ काट है, उनके क्या होता है प्रतिरोध। जो प्रतिरोधकता का अपन ने ऐसे ही किया था, प्रतिरोध का किया था कि यह अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दोनों तार समान लंबाई के हैं तो उनकी प्रतिरोधकता है वो समान होगी, ठीक है। और लंबाई समान ले लिए अपन ने तो क्या होगा, देखो प्रतिरोध निकालेंगे। R1 बराबर के यहाँ विशिष्ट प्रतिरोध है। तो R1 प्रतिरोध तार के लिए, पहले के लिए R1 बराबर KL/A1 हो गया कि L लंबाई समान है, अनुप्रस्थ काट दोनों की अलग अलग है। तो R1 बराबर KL/A1। और दूसरे वाले जो प्रतिरोध तार के लिए KL/A2। अब दोनों प्रतिरोध तारों के लिए उससे करेंगे अपन तो R1/R2 बराबर, इसका मान क्या था KL/A1, तो लिख दिया KL/A1। R2 का मान क्या था KL/A2, तो KL/A2। फिर K से K कैंसिल, L से L कैंसिल, तो R1/R2 बराबर आ गया A2/A1। तो A2 का मान है यहाँ पर कितना था, इधर 11 ले लिया अपन ने और A1 इधर आ गया 2, तो 11:2। इस प्रकार ये मान है वो आ जाएंगे। तो यही उत्तर हो जाएगा 11:2। नेक्स्ट है विद्युत विभव व विभवांतर को परिभाषित कीजिए। देखिए, विद्युत विभव का मतलब क्या था और एक था विभवांतर। विद्युत विभव एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य है, विद्युत विभव कहलाता है। तो यहाँ पर एकांक धनावेश को अनंत से लेकर आ रहे हैं किसी बिंदु तक, ए बिंदु तक, तो VA और यहाँ हो गया -V अनंत, यानी एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य है, विद्युत विभव कहलाता है। और एक है विद्युत विभवांतर, तो उसमें देखो VA -V2 कर लिया, यानी दो बिंदु है, B से A तक एकांक धनावेश को किसी बिंदु से, यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। फिर अपन क्या कर सकते हैं कि ये विद्युत विभव या विभवांतर है वो 1 वोल्ट कब आएगा वो भी निकाल सकते हैं कि W का मान कितना हो जाए यहाँ पर 1 जूल, ठीक है, और Q का मान, आवेश का मान हो जाए 1 कूलाम। तो जो विद्युत विभव है उसका मान आ जाएगा 1 वोल्ट। कि 1 कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तो उत्पन्न विद्युत विभव का मान 1 वोल्ट होगा। ऐसे ही 1 वोल्ट विभवांतर का मान भी निकाल सकते हैं कि जब एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तो उत्पन्न विभव का मान 1 वोल्ट होगा। तो ये विभवांतर कितना 1 वोल्ट हो जाएगा। उत्पन्न विभवांतर का मान होगा ये। इनका मात्रक बता दिया मैंने, वोल्ट होता है और विभवांतर को वोल्टमीटर की सहायता से मापा जाता है। इसके बाद है 22 नंबर प्रश्न, देखना क्या पूछा है इसमें। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और दिष्ट धारा जनित्र में क्या अंतर है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र से क्या प्राप्त होगी, प्रत्यावर्ती धारा, और दिष्ट धारा जनित्र से दिष्ट धारा है वो बनाई जाती है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, इसकी आप कैसे करोगे परिभाषा। यह एक युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में बदलती है। और यांत्रिक ऊर्जा जो विद्युत ऊर्जा में बदलेगी वो कौन सी में, अपन यूँ कह सकते हैं यह एक युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में प्रत्यावर्ती विद्युत धारा के रूप में रूपांतरित करती है। तो ये प्रत्यावर्ती विद्युत धारा के रूप में रूपांतरित करती है। जबकि जो दिष्ट धारा जनित्र है यह एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में दिष्ट विद्युत धारा के रूप में रूपांतरित करती, यह दिष्ट के रूप में रूपांतरित करेगी। और जो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है इसमें आर्मेचर कुंडली के दोनों सिरे 2 वलयों से जुड़े होते हैं जिन्हें सर्पी वलय कहते हैं। यह आर्मेचर के घूमने के साथ ही घूमती है, यानी इसमें कौन होंगे, सर्पी वलय। और
दिश धारा जनित्र है। इस जनित्र में सर्पी वलय के स्थान पर विभक्त वलय होंगे। कौन होंगे? विभक्त वलय। और ये विभक्त वलय हैं वो दिक् परिवर्तक का कार्य करते हैं, जो बाह्य परिपथ में दिष्ट धारा देता है। इस प्रकार इनके ये अंतर है वो हो गए। आगे है दक्षिणावर्त हस्त का नियम लिखिए, दाएं हाथ के नियम। तो इस नियम की सहायता से अपन चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। इस नियम के अनुसार हम धारावाही चालक को दाहिने हाथ से, अपना जो दायां हाथ है उससे, देखो इधर मैंने चित्र में दिखा भी रखा है, ये जो यहाँ दिखाया है ये कोई चालक तार है और इसमें ये धारा की दिशा है, ऊपर से नीचे की ओर धारा जा रही है। तो हम अपने दाएं हाथ से इस धारावाही चालक तार को इस प्रकार पकड़ेंगे कि अंगूठा धारा की दिशा में हो। देखो ये अंगूठा ऊपर है और धारा की दिशा है ऊपर से नीचे। तो ये धारा देखो, ये अंगूठा नीचे है ना, धारा की दिशा में अंगूठा है, यूँ कह सकते हैं। तो अंगूठा धारा की दिशा में हो तो ये जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं, देखना ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेंगी। तो ये गोल वर्ताकार क्षेत्र से होकर मुड़ी हुई अंगुलियां हैं वो जाएंगी। नेक्स्ट है 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या लिखिए। देखो 1 किलोवाट का मतलब है 1000 वाट और घंटा का मतलब है एक घंटा में कितनी सेकंड? 3600 सेकंड, 60 गुणा 60 सेकंड। ठीक है, तो 1 किलोवाट यानी 1000, तो यहाँ 10 की घात 3 लिख दिया, गुणा 60, या 10 की घात 3 को और विस्तृत रूप से लिखें तो 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट का मतलब 1000 वाट। ठीक, तो 1000 यानी 1000 गुणा, अब इस घंटा को सेकंड में बदला तो 60 गुणा 60, 60 गुणा 60 सेकंड। अब इनको देखो, इनको हल करेंगे तो 1000 ये गुणा 60 गुणा 60, तो यहाँ पर क्या हो गया? 36, 6 गुणा 6, 36 के 2 जीरो 36 हो गई, यानी 36 और वो 2 जीरो और 3 जीरो, ये 5 जीरो, तो 36 गुणा 10 की घात 5 वाट सेकंड हो गया। ठीक है, वाट सेकंड। फिर आगे क्या किया अपन ने, यहाँ पर अगर अपन एक पॉइंट लगा दे तो एक घात बढ़ जाती है। तो 36 गुणा 10 की घात 5 को 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल भी लिख सकते हैं। तो ये आ गया 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल, ये सही रहेगा। आगे है जूल के तापन के नियम को लिखिए। तो जूल का तापन नियम है, क्या कहता है देखना, ये शॉर्ट में अपन H समानुपाती I² RT ऐसे लिखते हैं। जूल के ऊष्मीय नियमानुसार किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने से उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा अग्र लिखित आधारों पर निर्भर करती है। जैसे एस समानुपाती I² RT, तो देखो क्या हुआ, एस समानुपाती I², एस समानुपाती R, एस समानुपाती T, इन सब को मिलाकर लिखेंगे तो आ जाएगा एस समानुपाती I² RT। आई का मतलब धारा है, उसका वर्ग स्क्वायर किया तो आर का मतलब प्रतिरोध, टी का मतलब टाइम हो गया, और एच है हीट यानी ऊष्मा। तो उत्पन्न ऊष्मा दिए गए प्रतिरोध तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। तो इसका मतलब एच समानुपाती क्या आ गया? I², धारा के वर्ग के समानुपाती हुई उत्पन्न ऊष्मा। ठीक है, और उत्पन्न ऊष्मा दिए गए प्रतिरोध के समानुपाती है। तो उत्पन्न ऊष्मा जो है, जो प्रतिरोध दिया है, प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस R, उसके समानुपाती है, तो R दे दिया है। उत्पन्न ऊष्मा प्रतिरोध में धारा प्रवाह के समय के समानुपाती है। तो जो ऊष्मा है वो किसके समानुपाती होगी? समय यानी T के समानुपाती हो जाएगी। तो S समानुपाती T हो गया। अब इन तीनों को मिलाने पर क्या आ जाएगा? S समानुपाती I² RT। यही जूल का तापन नियम कहलाता है। नेक्स्ट है ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन का परिपथ तामांकित चित्र बनाइए। तो ओम का नियम है, उसमें प्रायोगिक सत्यापन वो कैसे किया था अपन ने? प्रायोगिक सत्यापन में यही आया था ओम के नियम में कि जो V का मान जितना होता है उसी के अकॉर्डिंग I का मान हो चला जाता है, यानी V और I है एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। इसमें क्या किया हमने, यहाँ पर एक बैटरी या सेल लगा दिया है। देखो ये बड़ी वाली रेखा ये प्लस, छोटी वाली ये माइनस, क्योंकि यह है प्लस यानी धनात्मक सिरा है, यह है ऋणात्मक सिरा है, और धारा की दिशा होती है प्लस से माइनस की ओर, यानी इधर से होगी प्लस से माइनस की ओर। और यहाँ पर क्या लगा दिया हमने, एक एमीटर। देखो ये एमीटर है, इसको ए लिख सकते हैं, और यह श्रेणी क्रम में लगा हुआ है, यह श्रेणी क्रम में है, इधर धारा जा रही है प्लस से माइनस की ओर। और यहाँ पर ये है वोल्ट मीटर, ये यहाँ लिखा भी है वोल्ट मीटर।
यह समांतर क्रम में संयोजित है। देखो यहाँ प्रतिरोध तार सामने किया है तो ये समांतर क्रम में संयोजित है। एमीटर है, यह किसका पाठ्यांक बताएगा? धारा का। और वोल्ट मीटर है, यह विभवांतर का पाठ्यांक बताएगा। और यहाँ पर RH है, इसे धारा नियंत्रक कहते हैं। धारा नियंत्रक क्या करता है? प्रतिरोध में परिवर्तन करता है जिससे धारा भी नियंत्रित हो जाती है। और यहाँ पर ये कुंजी है, कुंजी जब बंद होती है, देखो इधर ऐसे करेंगे तो ये बंद कुंजी हो गई। बंद कुंजी में ही धारा का प्रवाह होता है। अगर ये नोड न लगा हो तो खुली कुंजी होती है, उसमें धारा का प्रवाह है वो नहीं होता। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।